आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने काइनेटिक्स सीरीज चालू कर दिया ऑलरेडी और अभी हम ये लेक्चर नंबर 5 पे है काइनेटिक्स के। अगर इसके पहले वाली जो सीरीज़ है या तो इसके पहले वाले जो लेक्चर्स है आपने अगर मिस किए हुए हैं तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि ये चैप्टर तक हम लोगों ने मेजर क्रंच जो आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड केमिकल काइनेटिक्स वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। अभी ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट है मैंने फोर्थ लेक्चर में थोड़ा सा एंड में बता दिया था, बट अभी इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे काम करता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और कुछ चीज़ें जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर ऑल प्रेजेंट, जहाँ पे आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट डाल सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का डेफिनेशन नहीं है, पहले ये समझो ये किस चीज़ का डेफिनेशन है। ये ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ठीक है। सो इट्स नॉट अ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट इज अ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट is defined as the exponents to which the concentration term of that reactant in the rate law is raised। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था लेक्चर 4 में कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to x into concentration of B raised to y, जहाँ पे A रिएक्टेंट होता है और B रिएक्टेंट होता है। एंड x एंड y जो चीज़ें है दे आर नॉट द कोएफिशिएंट्स, आई एम रिपीटिंग, दे आर नॉट द कोएफिशिएंट्स। वो क्या है, ये जो आप चीज बोल रहे हो ना, द एक्सपोनेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ दैट रिएक्टेंट, इसका मतलब ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्स एंड बी का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंसिडर हम लोग एक एग्जांपल के साथ ये रिएक्शन समझेंगे, ये टर्म समझेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नाउ एक्चुअली इफ विल सी order of reaction or order of the reaction, order with respect to any reactant cannot be determined theoretically just having a look at the reaction, and you can't predict or tell what will be the order of the reaction। वो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए होता है, वो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जब ये डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, बट फॉर एनी अदर रिएक्शंस आप थियोरेटिकली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं बता सकते। यू हैव टू डू फ्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट, अभी वो एक्सपेरिमेंट्स भी कौन से होते हैं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटर्मिनेशन में वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आज के लिए इतना टेंशन मत लो, इतना लोड मत लो कि यार एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं, तो करेंगे, सब चीज़ें डिस्कस करने वाले, डोंट वरी, ठीक है। तो एक चैप्टर लिया है तो पूरा उसको डीप में अच्छे से पढ़ेंगे और फिर बाद में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बाद में सिर्फ रिवीजन करेंगे। सो कंसिडर द रिएक्शन हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट एंड आयोडीन इन द गैसियस स्टेट रिएक्ट टू गिव यू 2 moles ऑफ HI इन द गैसियस स्टेट। अब ये रिएक्शन इज द बैलेंस रिएक्शन, वो एक बार देख लेना, बिकॉज 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यस, फॉर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन दिस इज बैलेंस। आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सो दिस इज ऑल्सो बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू दी आयोडीन एटम। तो अभी फॉर विच द एक्सपेरिमेंटल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे बुक में आप देखोगे जहाँ जहाँ पे किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है वहाँ पे ये टर्म यूज़ किया हुआ है, सो एज टू टेल यू कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है ना कि थियोरेटिकली। सो फॉर विच द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 है वहाँ पे, आयोडीन रेस टू यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है इसका 1 है, एंड विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन गैस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जब बोलते हो आप तो जितने रिएक्टेंट का ऑर्डर्स है, ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स है उनका रिस्पेक्टिव ऑर्डर है उसको ऐड करो, दैट विल गिव यू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैंने पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन गैस, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑर्डर। बट मैंने पूछा व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 + 1 विच कम्स आउट टू बी 2, दैट मीन्स इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओवरऑल अगर देखा तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। और इसका मतलब क्या होता है रे, तो फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डबल करेगा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। सिमिलरली अगर आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन में डबल करेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो double, that's why it's a first order reaction, that's kind of behavior that you get। So hence the overall order of the reaction is defined as the sum of the exponents to which the concentration term in the rate law is raised। जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को क्या डिफाइन करते हैं, ये जो एक्सपोनेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स का उनको लो, उनका समेशन कर दो, सम दैट मीन्स एडिशन कर दो जो एक्सपोनेंट्स है। तो x यहाँ पे एक्सपोनेंट है, यहाँ पे y एक्सपोनेंट है, यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, तो उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, what I get is a second order reaction। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो मुझे ऑर्डर मिलता है दैट्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द
रिएक्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू जनरल रिएक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे काम करता है. ए प्लस बी क्यू सी. अरे यार मैं हर टाइम ना कुछ हो ही जाता है. सो आई एम सो सॉरी. दिस इज अ सी. ओके, कैपिटल सी प्लस डी टी. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये कोएफिशिएंट जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स होता है. ये आपका कुछ भी लेना देना नहीं है रेट लॉ में इसका. ठीक है, सो कोएफिशिएंट हैज नथिंग टू डू विद द रेट लॉ. यहाँ पे एक्स वाई है क्या, कहीं पे नहीं है. तो ऑब्वियसली स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी इसका इस केस में वाइल फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अदर दैन बैलेंसिंग अ रिएक्शन इसका कुछ भी सिग्निफिकेंस अपने लिए नहीं है. ओके, सो ए प्लस बी क्यू सी प्लस डी टी. दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि रेट लॉ जो कभी भी लिखा जाता है दैट इज ऑलवेज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ना के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो विद रिस्पेक्ट टू सी एंड डी आप कभी रेट लॉ इक्वेशन नहीं लिखते. रेट ऑफ द रिएक्शन आप लिखते हो. यू कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यू कैन राइट इट विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू डी, फर्क नहीं पड़ता. बट रेट लॉ का इक्वेशन इज रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, वेर ए रेज टू एक्स एंड बी रेज टू वाई. तो x is the order of the reaction of A and y is the order of the reaction with respect to B. यहाँ पे C and D के with respect to order of the rate law लिखा नहीं जाता. That you got to understand. So product यहाँ पे लेना देना नहीं है when you are putting a rate law or when you are finding out the order of the reaction. That you got to understand. So यहाँ पे if the rate law is rate is equal to, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है rate is equal to k into, यहाँ पे k क्या होता है, k is called as a रेट कांस्टेंट. इसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने 4th लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चलेगा हर एक का सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाई. यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक्स इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी. तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वाई. ठीक है, अगर सपोज देर आर मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, लेट्स ट्राई. सपोज अगर x is equal to 0 and y is equal to 1, तो what you are going to get, x plus y is going to be 0 plus 1, so that is going to be the total order of the reaction is 1. अगर x is equal to 1, y is equal to 0, again the same stuff, you are going to get 1 plus 0, overall order of the reaction is going to be 1. अगर मैंने बोला suppose x is equal to 2 and y is equal to 1, then it is going to be 2 plus 1, so that is going to be third order reaction. ठीक है, इसके ऊपर जाना मत, आपको लास्ट में बताऊंगा मैं क्यों नहीं जाना है आपको. ठीक है, सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और यू कैन आल्सो हैव x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 0. दैट मीन्स इन दिस केस व्हाट इज द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 0 प्लस 0, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0. सो दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब ये रिएक्शन इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ the concentration of the reactant, that you got to know. Okay, moving on to the examples. जितने एग्जाम्पल ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना हमको कंसेप्ट अच्छे से समझता है, इसलिए मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक सोलो कंसेप्ट रखा है. इसका कंटेंट बुक में देखोगे तो थोड़ा कम है, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझेगा बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम्स बहुत आता है. ठीक है, दैट्स द रीजन कि आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 2 moles of NO in the gaseous state reacts with oxygen in the gaseous state to give you 2 moles of NO2 in the gaseous state. जैसे मैं आपको हर टाइम बोलता हूँ, पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या. सो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये 2, सो 2 plus 2 दैट इज गोइंग टू बी 4 ऑक्सीजन. यहाँ पे कितना है, 2 2 4, सो 4 ऑक्सीजन. सो दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एक्सपेरिमेंटली, जैसे कि मैंने आपको बोला 10 बार ये चीज़ आपको मिलेगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन दैट the rate law for this reaction is k into concentration of NO raised to 2 into concentration of oxygen raised to कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू NO अगर मैंने पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देन यू आर गोइंग टू से x is equal to 2. दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर मैंने पूछा व्हाट इज द टोटल और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 plus 1 which comes out to be थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो ये पूरा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO क्या है, 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या है, 1. ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तुमने डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन डबल होगा. लेकिन NO के केस में अगर, ठीक है, ऑब्वियसली एक चीज़ आपको एट अ टाइम चेंज करनी है. अगर NO का कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन 4 टाइम से बढ़ता है. दैट्स व्हाई इसका लॉजिक क्या है, इसका कोरिलेशन क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर है. इस हिसाब से दैट्स द रीजन कि उसको सेकंड ऑर्डर हम लोग बोलेंगे. ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर सेइंग इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन with respect to NO. It's a first order reaction with respect to oxygen, and overall order of the reaction is third order reaction. Okay, moving on to the another example is the reaction need not have an integral order. ठीक है, तो आपके रिएक्शन को हर टाइम इंटीग्रल मतलब 1 2 ऐसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर फ्यू
order of the reactions which are in the fractions. So देखते हैं ये example, CH3CHO in the gaseous state will give you CH4 in the gaseous state plus CO in the gaseous state. यहाँ पे कितना है बैलेंस, कार्बन कार्बन कितना है, 2 है, ये कार्बन कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 4, 4 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1. सो दिस इज बैलेंस रिएक्शन. तो यहाँ पे आप रेट लॉ देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्या है, रेट इज इक्वल टू K into concentration of CH3CHO raised to 3/2. So ये order of the reaction is a fractional value, it's not an integral. Okay, so in that case if you are going to say this is going to be a 3/2, that's the order of the reaction. In this case I can say it's a 1.5, ठीक है. So it's a 3/2 order of the reaction. तो ये भी एग्जाम्पल्स है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा. सो 1 2 3 थर्ड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे ही मिलने वाला है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है. यू कैन ऑल्सो गेट द वैल्यूज इन द फ्रैक्शंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज वन एग्जाम्पल दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा भी नहीं है आपको 1 2 3 4 ऐसे ही सब चलना चाहिए, ठीक है. तो ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसी ज़रूरी बात नहीं होती, कुछ भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको यू कैन हैव अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज वेल. तो वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही रहना चाहिए, सेकंड ऑर्डर रहना चाहिए, थर्ड ऑर्डर या तो फ्रैक्शन में रहना चाहिए. यू कैन ऑल्सो हैव अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो NO2 in the gaseous state reacts with the CO in the gaseous state to give you NO in the gaseous state and CO2 in the gaseous state. This is बैलेंस रिएक्शन. इसका अगर आप एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हो तो हमें पता चलता है कि विद रिस्पेक्ट टू NO2 इसका ऑर्डर रहता है सेकंड ऑर्डर, बट विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड दिस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0. तो इसका अगर रेट लॉ लिखने जाऊंगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1. सो दैट गिव्स मी रेट इज इक्वल टू K into concentration of NO2 रेस्ट टू 2. इसका मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू NO2 दिस रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. और CO यहाँ पे वैसे भी है नहीं, तो CO का कुछ भी कंट्रीब्यूशन है नहीं. सो आई कैन से 2 + 0. तो विद रिस्पेक्ट टू NO2 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 एंड ऑब्वियसली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो 2, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर क्या है, 0 है. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब CO का कॉन्सेंट्रेशन डजंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल. सो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ कम करो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये चीज़ होता है जीरो ऑर्डर मतलब, ठीक है. अभी यहाँ पे ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है. इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर सेकंड ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका 4 टाइम से बढ़ता है. सो दैट इज द डिफरेंस. Now there are important points that you got to understand. There are many examples of first and second order reactions. तो जैसे आप पढ़ोगे थोड़े थोड़े धीरे धीरे अलग अलग रेफरेंसेस से भी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के दुनिया भर के एग्जांपल आपको दिखेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के भी दिखेंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस और इसके ऊपर वाले रिएक्शंस जो रहते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस जो है, इसके एग्जांपल आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं. हायर ऑर्डर तो अननोन ही है एंड थर्ड ऑर्डर वाले एग्जांपल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं. द रीजन ऑफ इज दैट इज इट्स अ कोलिजन दैट मैटर्स अ लॉट. यहाँ पे एक मैंने जैसे कि आपको बोला था एक प्रीवियस वीडियो में कि काइनेटिक्स में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ने वाले हैं, दैट्स अ कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है, एक सिंपल फंडा कि अगर सपोज इफ यू आर सेइंग A + B रिएक्ट हो रहा है, तो जब तक A एंड B एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे नहीं, ठीक है, मतलब कोलाइड नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, तब तक रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सपोज देखो अगर दो चीज़ है तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. बट इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द थिंग्स लाइक A है, B है, हवा में चल रहा है, C में है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ टकरा है, इसका चांसेस क्या हो जाता है, अभी प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है. अभी इसके ऊपर आप अगर डाल रहे हो कि इफ़ यू आर सेइंग चलो चार एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, सपोज A है, B है, C है एंड D है, तो ये चारों भी एक दूसरे के साथ टकराए, कोलाइड हो, इसका चांसेस प्रोबेबिलिटी और कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज टकराना इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. इसमें देयर आर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कि कोलिजन कैसा होना चाहिए. इट हैज़ टू बी इफेक्टिव कोलिजन. तो उसमें भी टाइप है कि उसका एनर्जी कितना होना चाहिए और उसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, वो भी मैटर करता है. बट व्हेन यू हैव ओनली टू स्टफ्स, तो इसका एक दूसरे के साथ टकराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. दे विल हैव अ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑब्वियसली. बट जैसे जैसे ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स या तो नंबर ऑफ बोलते हैं ना मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ जाएंगे उतना वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है फॉर हैविंग दैट काइंड ऑफ कोलिजन. एंड इसलिए हायर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के एग्जांपल आपको मिलेंगे नहीं ज़्यादा देखने के लिए. सो द रीजन इज दैट द कोलिजन्स इन विच 3 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑल कम टुगेदर एट द सेम टाइम आर वेरी अनलाइकली. जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी उसका घटते जाएगा जितना आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बढ़ते जाएगा. बिकॉज अंटिल अनलेस यू हैव अ कोलिजन थ्योरी यही बोलता है जब तक कोलिजन होगा नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं. दैट्स अ सिंपल लॉजिक. ओके, सो वी आर थ्रू विद दिस कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे एक छोटू सा कंसेप्ट है, दैट्स यू कैन हैव अ रिएक्शंस व्हिच इज अ नो ऑर्डर रिएक्शन. सो वो भी एक बार देख लेंगे और इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे. सो वी आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म www.facebook.com/kmshastra. सो दिस इज ओपन ग्रुप विच यू कैन ज्वाइन टू आंसर योर क्वेश्चंस. ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकते हो. इट्स अ ओपन स्टडी फोरम. यहाँ पे अगर मेरे को जब टाइम रहेगा तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. जब मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा देन स्टूडेंट्स अगर जिसके पास इसका आंसर रहेगा तो वो आपको हेल्प कर सकता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ ओपन स्टडी फोरम वेर यू कैन ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड ट्राई टू आंसर और ट्राई टू गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चंस कि जो आपको ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं. वी आर ऑब्वियसली प्रेजेंट ऑन यूट्यूब. सो www.youtube.com/kmshastra. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा. अभी ये ऐसे मत समझना सर क्या है हमको क्या मतलब
ये दे रहे हो क्या, ज्ञान दे रहे हो क्या कि सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे हम लोग तभी आप वीडियोस बढ़ाओगे। भाई क्या पता है कि उससे मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ पीपल आर लाइकिंग दैट, दैट्स अ थिंग, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली कोरिलेशन ये है, दैट्स अ रीज़न कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऑब्वियसली मुझे और ज़्यादा वीडियो डालने की हिम्मत मिलेगी, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर प्रेजेंट ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, सो www.instagram.com/KM Shastra। यहाँ पे आप अगर मुझे फॉलो करते हो #KM Shastra, यू कैन चेक फॉर। एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कोट्स डालते रहता हूँ विच आर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड इन जनरल फॉर आवर लाइफ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी देता हूँ रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। एंड ऑब्वियसली वी हैव अवर ओन वेबसाइट www.kmshastra.com। डू विजिट दिस वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, आई हैव फ्यू नोट्स विच आई हैव मेड फॉर यू, ठीक है। तो ये डोंट वरी, इसके लिए आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन एक्सेस दैट। देर आर कोट्स, जैसे मैंने बोला वो इमेज फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो ये जो वीडियोज़ है इनका लिंक मिल जाएगा आपको, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। सो एक जगह पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और जितना भी ये टाइम में आपका लॉकडाउन है, लॉकडाउन के टाइम का जितना आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने लिए उतना करो। नंबर ऑफ आवर्स का स्टडी जितना अच्छे से कर सकते हो। ऑब्वियसली कीप सम हॉबीज, जैसे आपका क्लास का 6 to 8 आवर्स का जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स है वो खत्म होने के बाद 2 से 3 घंटा टाइम पास करो। ज़रा कुछ हॉबीज़ रखो कि जिसमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू स्टे होम, ठीक है, टू बी सेफ। सो 2 to 3 आवर्स थोड़ा सा अपना ये कर लो, क्या बोलते हैं, हॉबीज़ जो भी, थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्रेक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद 4 से 6 घंटा तो खुद का स्टडी करने की कोशिश करो, दैट्स अ सेल्फ स्टडी। और जब सब बोर हो जाएगा, सब करने के बाद सब बोर हो जाएगा, अभी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तब उठा के वीडियोस देख लो। क्योंकि क्या पता है क्या, तब तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है, तुम्हें सिर्फ सुनना है, तुम्हें सिर्फ बोर्ड पे जो चल रहा है वो देखना है, ठीक है। तब जाके वीडियोस देखना है यूट्यूब का, ठीक है। अभी यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है तो बैठे बैठे सुन ले कम से कम, ठीक है, देखा भी नहीं जा रहा है तो ओके। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और जितने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डाल देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द विच आर गिवन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।